हाय एवरीवन, मैं हूं शिवाली गिरदेवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं जीएसटी और 3B के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस, इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स, जिनको हम टोटल मिला के 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि जीएसटी और 3B के अंदर भी इंकॉर्पोरेट हो जाएंगे। और वो क्या क्या है, यानी कि अब हमें रिटर्न फाइल करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला चेंज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि मैं आपसे बहुत परेशान हूँ। परेशान क्यों? परेशान वो कह रहे हैं कि तुम ना ठीक से काम नहीं करते, तुम ना हमेशा इस एक वर्ड होता है इसे बोलते हैं बेयर मिनिमम काम करना, यानी कि काम चलाओ टाइप्स काम करना। तो कह कि तुम ना हमेशा काम चलाओ टाइप्स काम करते हो। तुम जीएसटी या 3B ना काम चलाओ फाइल करते हो। क्यों फाइल करते हैं? हम सबको पता है क्यों फाइल करते हैं। इसलिए फाइल करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, टेबल नंबर 3.1 भरते हैं, 4 भरते हैं, उससे हमारा टैक्स पेबल खड़ा हो जाता है कि कितना है, उसका हम चालान पे करके फाइल करते हो। हमारे हिसाब से सब सही हो गया भाई, जितना मेरा टैक्स पेबल था मैंने दे दिया ना तुम्हें, बात खत्म हो गई। सीबीआईसी कहते हैं नहीं, मैं इतने में खुश नहीं हूँ, मुझे और चाहिए। क्या चाहिए? वो कह रही है स्टेट्स वाले जो है मेरे को परेशान करते हैं। स्टेट वाले कहते हैं कि जो अनरजिस्टर्ड की प्लेस ऑफ सप्लाई है वो मुझे ठीक से पता नहीं चलती। तो वो कह रही है कि अब तुम एक काम करो, उस प्लेस ऑफ सप्लाई को वैसे हम जीएसटी 1 में बताते हैं, लेकिन जीएसटी 3B के अंदर भी बताओ। तो आप बोलोगे अच्छा बता दूंगा, कहाँ बताऊँ कहाँ बताऊँ, जगह पहले से बना तो रखी है, आप ही तो उसको स्किप कर देते हो हमेशा। तो हम भी ये कहते हैं कि जो जिस चीज़ से कैलकुलेशन में फ़र्क नहीं पड़ा, अरे ये वाली टेबल छोड़ो, से क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो कह रहे हैं नहीं, अब आपको 3.2 टेबल छोड़नी नहीं है, बल्कि आपको पूरी तरीके से फिल करनी है। टेबल 3.2 के अंदर क्या क्या कवर किया गया है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अनरजिस्टर्ड को जो आपने इंटरस्टेट सप्लाई की, स्टेट वाइज आपको बतानी होती है। आपने कंपोजिशन डीलर को अगर कोई सप्लाई किया है वो आपको बतानी होती है। साथ ही आपने अगर किसी यूआईएन होल्डर को कोई सप्लाई किया है तो वो भी आपको बतानी होती है, यानी कि वो सारी की सारी डिटेल्स आपको देनी होती है टेबल 3.2 के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि भाई अब तुमने जो 17.5 की जो सप्लाईज़ हैं उनको भी तुम ठीक से नहीं दिखाते। अब उसमें क्या समस्या आ गई? वो कह रही है कि 17.5 जो है उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि मुझे स्पेसिफिकली पता नहीं चलता कि 17.5 की सप्लाईज़ कौन है। आपने बना तो रखी है टेबल में स्पेस, मैंने तो स्पेस बना रखा है 17.5 का टेबल नंबर 4 के अंदर, लेकिन उसको कोई भरता नहीं है। ये मेरी समस्या है कि मैं जगह तो बना देता हूँ, लेकिन जब तक उस चीज़ के भरने से मेरी फाइनल कैलकुलेशन में फ़र्क नहीं पड़ता ना, कोई इसको फिल नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा कि अब तुम सुन जाओ, तुम जो कर रहे थे अभी वो छोड़ दो, अभी जो मैं बता रहा हूँ तुम वो करो। उसने कहा कि 17.5 की जो स्पेसिफिक सप्लाईज़ हैं जिन पे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप यूज़ करते हो, उसका इनएलिजिबल होता है तो आपको रिवर्स करना होता है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, अधिकतर लोग, मैं बता रही हूँ ऑल ओवर इंडिया क्या कर रहे हैं, वो उसको जो क्लेम करते हैं ना इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसमें से पहले ही लेस कर देते हैं और फिर 17.5 में कुछ भी नहीं दिखाते। अच्छा, नीचे जहाँ 17.5 की दिखाने का स्पेस है वहाँ पे आप कुछ लिखो तो उसका कैलकुलेशन में फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ डिस्क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। तो हम सोचते हैं डिस्क्लोजर है तो क्यों देना, कैलकुलेशन तो ठीक ठाक चल रही है ना। सीबीआईसी कह रहा है नहीं, अब आपको 17.5 का रिवर्सल स्पेसिफिकली करके दिखाना है। कैसे करके दिखाना है वो आपको नेक्स्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी। इसके बाद थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत आसान कर रहा हूँ। भाई सेल्स तुम्हें ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेट होकर आती है जीएसटीआर 1 से, कह रहे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी जीएसटीआर 2B से सारा का सारा आपको ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा। ठीक है, सिर्फ क्या छोड़ के, सिर्फ उनको छोड़ के जो आपके डायरेक्टली इनएलिजिबल क्रेडिट्स है, जिनका मुझे पता चल जाता है 2B के टाइम पे। तो सारे तो उनको पता भी नहीं चलते, लेकिन जो उनको पता चल जाते हैं कौन से होते हैं, जो टाइम बार्ड होते हैं। टाइम बार्ड उनको कैसे पता चलता है? टाइम बार्ड उनको ऐसे पता चलता है कि किसी पर्सन ने अगर अपनी जीएसटीआर 1 टाइम लिमिट निकलने के बाद फाइल की, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का टाइम लिमिट निकलने के बाद फाइल की, तो उनको समझ में आ जाता है कि भाई इसने इस वाले रिटर्न के अंदर जितने भी बिल दिखाए, जैसे एमनेस्टी स्कीम में बहुत बार उन्होंने परमिशन दी कि आप पुरानी पुरानी रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो जितनी भी रिटर्न स्कीम्स के अंदर फाइल हुई है या आगे होंगी, अगर ऐसी कोई स्कीम दोबारा से आती है तो, या कोई बिलेटेड ही कर रहा है मान लो लेट फीस पेनल्टी देके, तो कह रहे हैं कि उनसे जो बिल आए उस पर तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं, तो वो पहले ही आपका 3B के अंदर वो नहीं दिखाएंगे 2B से। और साथ में जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट से इंटरस्टेट सप्लाई के केस में, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्योंकि हमारा एलिजिबल नहीं होता वो भी नहीं दिखाएंगे। वो कह रहे हैं उसके साथ उसके अलावा जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी आ जाएगा। अच्छा, इसमें इंपोर्ट का आएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट वो भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? बिल ऑफ एंट्री हम लोग फाइल करते हैं ना इंपोर्ट के टाइम पे। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का आ जाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बिल ऑफ एंट्री उसकी फाइल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सर्विसेज का फिजिकल मूवमेंट नहीं होता। तो बिल ऑफ एंट्री तब फाइल होती है जब हम लोग जाके कस्टम से अपना माल छुड़वाते हैं। पोर्ट पे माल आता है, उससे हम लोग जाके अपना माल छुड़वाते हैं पोर्ट पे, जिस भी मोड से आप उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सर्विसेज को तो चल के आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उनका कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है, तो उसके लिए वो टोटली हम पे डिपेंडेंट है। तो ध्यान रखना, बाकी सब उसमें ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा, लेकिन जो सर्विसेज का इंपोर्ट है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको स्पेसिफिकली लिख के बताना पड़ेगा कि ये मेरा सर्विसेज का इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो कह रहे सब तुम्हारे लिए आसान कर दिया सब कुछ, तो कह रहे मैं ही तुम्हें लिख लिख के दे रहा हूँ,
तो तब तो कम से कम रिटर्न ठीक तरीके से फाइल कर लो। तो अच्छी चीज़ क्या है कि सारा डेटा हमारा जो है वो अपने आप ऑटो पॉपुलेट होकर आया करेगा हमारी GSTR 3B के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये फोर्थ पॉइंट है हमारा। फोर्थ पॉइंट में वो कह रहे हैं कि अब तुम ना अपनी मर्जी से इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे भी लिख के दे देते हो, क्योंकि कंसोलिडेटेड फिगर लिखनी होती है, तो कुछ भी लिख दिया, मतलब एक फिगर दिमाग में आई ना, अच्छा ये तो ये लिख दिया, अब बाद में तो जस्टिफाई करते रहो, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अब तुम थम जाओ और हमारे तरीके से चलो। किस तरीके से चलो? वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, एक तो आपके वो हो गए जो पूरे एलिजिबल है, 100% एलिजिबल है, कहीं इन एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल अलग बात हो गई, उसको साइड रख दो। वो कह रहे अब जो तुम्हारे इन एलिजिबल है उनको ना 2 हिस्सों में बांट लो। किन 2 हिस्सों में बांटो? एक हिस्सा तो उसका हो गया ये, जिस केस में मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट का कभी भी रीक्लेम नहीं मिलेगा, और एक वो हिस्सा जहाँ पे मुझे उसका रीक्लेम मिल जाएगा। रीक्लेम कब मिलता है मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट का? जो 180 डेज वाली कंडीशन है, उस केस में जब आप पेमेंट कर देते हो परचेज का, तो आपको रिक्लेम करने का राइट मिलता है, बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ पे आपको गुड्स रिसीव्ड नहीं हुई थी, लेकिन इनवॉइस तो चढ़ा दिया होगा सप्लायर ने, भले ही आपको गुड्स रिसीव ना हो, ट्रांजिट के अंदर हो, तो कह रहे कि उस केस में भी क्या होगा, मैंने तो आपको ऑटो पॉपुलेट करते हुए सारा क्रेडिट दिखाया होगा, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे जिस दिन आपको रिसीव हो जाएंगे उस दिन। उसके अलावा जहाँ पे आपके सप्लायर ने टैक्स नहीं पे किया होता, तो ऑल्दो इनवॉइस अगर आपके पास नहीं है तो वो केस भी बनता है उसमें, लेकिन उन्होंने उसको कवर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 16(2)(b) और C को यहाँ पे मेंशन किया स्पेसिफिकली। आई होप इस पर और थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। तो कह रहे कि जहाँ पे आप रिक्लेम कर सकते हो, कह रहे उनको तो अलग दिखाओ, और जिनको आप कभी रिक्लेम नहीं करने वाले उनको आप अलग दिखाओ। कहाँ दिखाओ? अब देखते हैं। वो कह रहे कि जिनको आप कभी भी रिक्लेम नहीं करने वाले उनको आप लोग 4B(a) के अंदर दिखाओगे, यानी कि 4B(1) के अंदर दिखाओगे। तो जिनको कभी भी रिक्लेम नहीं करना उनको आप कहाँ दिखाओगे? 4B(1) में। और जिनको आप कभी फ्यूचर में रिक्लेम करोगे उनको आप कहाँ दिखाओगे? 4B(2) में। तो यानी कि 180 डेज वाला कहाँ आएगा? 4B(2) में। 17(5) वाला कहाँ पे आएगा? 4B(1) में। 42, 43 रूल्स जो हैं उनका रिवर्सल कहाँ पे आएगा? 4B(1) में। ठीक है जी। अब ये तो हो गया रिवर्सल की बात। अब रिवर्सल तो मैं चलो यहाँ पे दिखा दूंगी, बिल्कुल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अब तो। अच्छा, अब रिवर्सल के बाद जब मैं रिक्लेम करूँगी तब कहाँ दिखाऊंगी? ये एक और सवाल पैदा होता है। तो वो कह रहे हैं कि जब आप रिक्लेम करोगे तब हम कहाँ दिखाएंगे उसको? 4A(5) के अंदर दिखाएंगे उसको रिक्लेम वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट को, और साथ में उसको नीचे 4D के अंदर डिस्क्लोजर में भी दिखाएंगे कि ये मैंने पुराना क्रेडिट जो रिवर्स किया था उसको रिक्लेम किया है। तो थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया है, क्लैरिटी की है, डिस्क्लोजर्स बेटर करने की कोशिश की है। तो ये अच्छा है हमारे लिए भी, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि ठीक से कोई स्पेस मेंशन नहीं था, तो सब अपने अंदाजे से कुछ भी करते थे, और उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि बाद में ना हमें खुद को ही ट्रेस करने में बड़ी मुश्किल आती थी कि क्रेडिट कौन सा रिवर्सल था, कौन सा कैसे था। अब इसकी वजह से पता है एक और जो अच्छी चीज़ होगी वो ये होगी कि जो आपकी एनुअल रिटर्न का डेटा है ना वो भी सही हो जाएगा। एनुअल रिटर्न में भी बिल्कुल सही फिगर्स उठ के आया करेंगी। तो अभी तक क्या होता था, उसकी फिगर में हमें बहुत कैलकुलेट करना पड़ जाता था बाद में। इसके बाद लास्ट चेंज जो GSTR 3B के अंदर भी इंकॉर्पोरेट किया जाएगा, जो कि सर्कुलर के थ्रू नहीं है, नोटिफिकेशन के थ्रू है। वो कह रहे हैं कि अब जो इनपुट वो कह रहे हैं कि जो ई-कॉमर्स सप्लायर्स हैं जिनकी सप्लाईज, जिनके थ्रू जो सप्लाईज हो रही हैं वो कवर्ड है 9(5) सेक्शन के अंदर। 9(5) किस चीज़ के लिए होता है? गवर्नमेंट को राइट होता है नोटिफाई करने का। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उस केस में वो अपनी GSTR 3B के अंदर अलग से दिखा सकते हैं कि ये 9(5) वाली सप्लाई है। साथ में वो वेंडर्स जिनकी सप्लाईज 9(5) के अंदर है वो भी, उनके लिए भी एक टेबल दी जाएगी कि वो भी अपनी सप्लाईज को दिखा सकते हैं। डिफरेंस दोनों में समझ आ गया? तो लेट्स सपोज मैं फ्लिपकार्ट हूँ, और फ्लिपकार्ट मान लीजिए सर्विसेज भी करता है, क्योंकि 9(5) भी नोटिफाई करने का राइट सिर्फ सर्विसेज के केस में होता है, गुड्स के केस में होता नहीं है। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अमेजॉन। फ्लिपकार्ट का नहीं लेते, तो अमेजन प्राइम मेंबरशिप एक सर्विस भी दे रहे हैं वो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपके थ्रू जो सर्विसेज रूट हो रही हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट उसको 9(5) में कवर कर देती है, वैसे अमेजन उसको खुद प्रोवाइड करता है, मान लीजिए उसके कुछ वेंडर्स हैं वो भी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिनको 9(5) के अंदर गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, उस केस में क्या होगा? उस केस में अमेजन के पास भी एक जगह होगी 3B के अंदर, एक टेबल, जहाँ पे वो भी लिख पाएगा कि भाई ये 9(5) वाली सर्विसेज हैं, और जो वेंडर्स उसके थ्रू सप्लाई कर रहे हैं वो भी अपने रिटर्न में बता पाएंगे कि ये 9(5) वाली सर्विसेज हैं। अच्छा, जो वेंडर्स हैं उनको उस पर टैक्स नहीं पे करना, तो उनके लिए वो सिर्फ डिस्क्लोजर है, लेकिन उनके डिस्क्लोजर के बेस पे जो ई-कॉमर्स पोर्टल है उसकी टैक्सेबिलिटी फिक्स हो पाएगी, इसलिए उनको भी राइट दिया गया है। तो वो नई टेबल्स हैं जो कि हमारे GSTR 3B के अंदर अब इनकॉर्पोरेट की जाएंगी। तो ई-कॉमर्स का दिखाने के लिए एक्चुअली कई ढंग से स्पेस था नहीं अब तक, तो अब वो भी हम लोग अच्छी तरीके से दिखा पाएंगे। मैं तो बोलती हूँ पूरे फॉर्म को और डिटेल में अच्छे से बनाना चाहिए, और भी डिस्क्लोजर इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं ताकि प्रॉपर्ली उसको फिल किया जा सके। तो ये वो 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस थे अब GSTR 3B के अंदर आ गए। तो नेक्स्ट मंथ से जब आप फिल करेंगे तो उससे पहले एक बार ये वीडियो आप जरूर देख लेना, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। इसी के साथ ये वीडियो मैं क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।